हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज जर्नल प्रॉपर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उसके पहले हम लोगों का 2 दिन थोड़ा एब्सेंट हो गया। रीजंस था, एक तो जन्माष्टमी और दूसरा मेरा खुद का आप शकल देख पा रहे हो। आप ये मेरा आंख पूरा का पूरा खुला हुआ है एकदम। मेरे को सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा एक साथ पकड़ लिया था, बहुत जोर से। तो इसके चलते मैं एब्सेंट था। बट हाँ, जनरल प्रॉपर के साथ हम लोग अभी फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी भी उतनी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आप लोगों का एग्जाम है, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। तो ये मेहनत को कैरी ऑन रखिए। और चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है जनरल प्रॉपर। रिवीजन करेंगे, एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में वीडियो रिवीजन हो जाएगा। और इसके एमसीक्यू भी है कुछ, 10 एक एमसीक्यू जो मैंने आपको सेलेक्ट करके रखा है, वो एमसीक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं आपका एमसीक्यू फंस जाएगा इसका। ठीक है, आइए। जाहिर सी बात है, ये जो रिवीजन होने वाला है जनरल प्रॉपर का, ये रिवीजन किसके अकॉर्डिंग होगा? आपके एमसीक्यू के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि आप अपना एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओ, इस तरीके से मैं पढ़ाने का कोशिश करने वाला। चलिए चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। इसके पहले बताते हैं हम, यदि आपके पास ये नोट्स नहीं है और आप ये पहली बार हमारा वीडियो विजिट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, मैं हम लोग वहां पे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 का पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, कॉस्टिंग टैक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा का सारा सब्जेक्ट का हम लोगों का यहाँ पे रिवीजन बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको दिया जा रहा है। तो उस चीज का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और यदि आपको ये नोट चाहिए तो आपको या तो ये नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, या तो एक नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। जितना भी नोट्स है हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जनरल प्रॉपर। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 अकाउंट्स के नाम से। आप चाहो तो जाकर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खोल के पूरा का पूरा क्लासेस को करके अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। आइए चालू, ठीक है। आइए, जनरल प्रॉपर क्या होता है? जनरल प्रॉपर मैं बताऊं, देखिए जैसे कि आपको पता है, हम लोगों का सबसे पहले जनरल एंट्री होता है। जनरल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद क्या बनाते हैं बताओ? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम लोग जनरल एंट्री के साथ साथ सब्सिडी बुक भी बनाते हैं। अब सब्सिडी बुक का मतलब क्या होता है बताओ? सब्सिडरी बुक का मतलब होता है सपोर्टिव बुक, एक ऐसा बुक जिस बुक को बनाने के बाद हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। अब इस सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, आप समझिए एक बार, एक बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस हो, चाहे भी बड़ा बड़ा सा बिजनेस हो। आप अपने अपने बगल के मोदी जी का, मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, आपके जो बगल में जो मोहल्ला में जो मोदी है, उसका अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा सोचिए। वो बेसिकली क्या क्या रिकॉर्ड करता होगा? बेसिकली उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कैश। देखो, एक बिजनेस के अंदर बहुत सा ट्रांजेक्शन होता है, मानते हैं बहुत सारा लेन देन होता है, बट मेन जो लेन देन है वो क्या है? कैश का है। दूसरा लेन देन क्या है सर? बहुत सारा सामान खरीदता होगा सर। हाँ सर, बहुत सारा सेल करता होगा सर। ठीक है। और क्या होता है सर? कहीं से रिटर्न आता होगा, परचेज रिटर्न करता होगा, कहीं से सेल्स रिटर्न करता होगा सर। ठीक है। इस तरीके का, यदि ये 4-5 और भी है, हम लोग सब्सिडीज बुक चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। हम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि एक बंदा है, एक यदि बिजनेसमैन है, तो यदि ये 4-5 एंट्री अकाउंट्स अलग से बना दिया, तो इसको जनरल एंट्री बनाने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैश कैश में किसी को बेचेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। उधार में किसी को बेचेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। उधार में किसी को बेचा था, सामान रिटर्न आ गया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। सेल, उधार में सामान, सॉरी बेचा था मतलब सेल्स किया था, अब रिकॉर्ड कर देगा, खरीदेगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। वैसे सेल्स रिटर्न का वैसे वैसे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि छोटा सा अकाउंट्स, हम लोग इसको डिटेल में सब्सिडीज बुक अकाउंट्स में पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए समझ लो कि हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपने पूरे अकाउंट्स को शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग क्या किए, एक सपोर्टिव बुक बना लिए सबके लिए अलग अलग। तो अपना सपोर्टिव बुक बन गया, तो हम लोगों को ये जो जनरल लेजर ट्रायल्स बनाने का कोई दरकार नहीं था। बट यदि रियल रूप से देखा जाए तो क्या इतना ही ट्रांजेक्शन होता है एक बिजनेस के अंदर में? नहीं सर, मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए आपने
सेल किया किसको? फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, यूनिट नंबर 1 में मैंने बताया था। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स। मान लीजिए आपने बिल्डिंग बेचा, देखिए आपने यदि बिल्डिंग बेचा वो भी उधार में क्रेडिट में बेचा, खरीद उधार में बेचा। अब सोचो एक बार, उधार में जब बिल्डिंग बेचोगे, उधार में यदि गुड्स को बेचते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं सेल्स में। ठीक है सर। उधार में जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। बट सोचिए तो एक बार, उधार में यदि आपने एसेट्स को बेचा तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? वैसे ही आपने उधार में आपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? समझ में आया? यस सर। आपका ईयर के एंड में आपका क्लोजिंग एंट्री होता होगा सर। हाँ सर। ईयर के एंड में सबसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबको क्लोज करते होगे ना सर आप। यस सर। सब अकाउंट्स को तो बंद करना पड़ेगा ना, तो क्लोजिंग एंट्री भी पास करना होता है। तो सर क्लोजिंग एंट्री यहाँ पे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? यस सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये हुआ कि आपका बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ता है ना, ट्रेडिंग रियल बैलेंस शीट। सर ये क्या होता है? टेंशन मत लो, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। अभी के लिए समझ लो, हम लोग जो भी अकाउंट्स बनाते हैं ना, उसके एंड का जो बैलेंस होता है वो किसी न किसी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है। इसे बोलते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री है तो फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री भी होगा सर। हाँ सर, ओपनिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करोगे? यस सर। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। वैसे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार में दिए एसेट्स को खरीद रहे हो और उधार में सामान को एसेट्स को बेच रहे हो, तो इन दैट केसेस ये सब को रिकॉर्ड कहाँ करोगे? आपका अकाउंट्स में कोई गलती हो गया तो आप उसको ठीक करते हो। उस ठीक को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बताओ? रेक्टिफिकेशन एंट्री। किसी अकाउंट्स को आपने गलती कर दिया, उसको ठीक करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता होगा। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? समझ रहे हो? बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन था। वैसे ही आपका एडजस्टमेंट एंट्री होता है, वैसे ही आपका कुछ मान लीजिए आप ट्रांसफर एंट्री होता है। ये सब एंट्री को हम लोग तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नहीं रिकॉर्ड कर पाते ना सर, नहीं। तो सर इसी रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसके चलते इस चैप्टर को बनाया गया। चैप्टर का नाम क्या रह गया? जनरल प्रॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक ऐसा ट्रांजेक्शन, एक ऐसा बुक्स जिसका अलग से कोई बुक्स नहीं बनाया गया, और उस ट्रांजेक्शन को यदि बुक्स बनाया भी गया तो इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो इन डैट केसेस हम लोगों के लिए ये बना हुआ है। मतलब वो सारा का सारा चीज जो कि यहाँ पे कहीं ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? जनरल प्रॉपर में। पहला क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनरल प्रॉपर में क्या क्या ट्रांसफर होता है, तो देखो आपको बताते हैं। पहला, क्लोजिंग एंट्री ट्रांसफर होता है। दूसरा, ओपनिंग एंट्री ट्रांसफर होता है। तीसरा, रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रांसफर होता है। चौथा, एडजस्टमेंट एंट्री ट्रांसफर होता है। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री ट्रांसफर होता है। ये सब का सब कहाँ ट्रांसफर होता है? यहाँ पे। इवन आपने सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने उधार में कोई एसेट्स को बेचा, वो भी आपने जनरल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होगा। वैसे फिक्स्ड एसेट्स को यदि आपने खरीदा, उधार में खरीदा, वो भी आपका कहाँ पर ट्रांसफर होगा? जनरल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होगा। तो पहले क्वेश्चन का के ऊपर बहुत सारा एमसीक्यू भरा हुआ है, याद रखिएगा। आइए तो देखिए, जनरल प्रॉपर के अंदर में क्या क्या आता है? आता है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, मैंने ऑलरेडी बताया। एडजस्टमेंट एंट्री, अभी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है इसको पढ़ने के लिए आपको सेकंड सेमेस्टर जाना होगा। बस अभी के लिए खाली बस याद कर लो और क्या कर सकते हो। दूसरा है ट्रांसफर एंट्री, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको एक खाते से दूसरे खाते में जब अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। जैसे कि आपने उधार में ड्राइंग्स किया, कैपिटल ड्राइंग्स किया, तो आपको पता है ना कैपिटल से माइनस करना पड़ता है, तो ड्राइंग से हटा के कैपिटल में माइनस करना पड़ता है ना, इसको तो ट्रांसफर एंट्री। समझ में आया क्या बात? यस सर। नाउ समझ में आ रहा है? तो क्या क्या एंट्री होता है? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। आपने कुछ उधार में, आपने सॉरी सॉरी आपने कुछ अकाउंट्स में गलती करके उसको ठीक किया। उसके बाद क्रेडिट परचेज, अभी क्रेडिट परचेज यहाँ पे अधूरा है, लिख दो क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने कोई एसेट्स को खरीदा या फिर एसेट्स को बेचा उधार में, तो याद रखिएगा वो भी यहीं पे रिकॉर्ड करोगे। वैसे ही आपने स्टेशनरी को परचेज किया तो भी आपको यहीं पे रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में क्या क्या आता है सर? जनरल प्रॉपर में इतना सब चीज आता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आपका फिक्स है, फिक्स है और फिक्स है, आएगा ही आएगा। कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, बोलेगा बताइए क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन डैश जनरल एंट्री, लेजर, जनरल प्रॉपर एंड ट्रायल बैलेंस। आंसर क्या होगा? जनरल प्रॉपर। समझ में आया क्या बात? यस सर। अभी जनरल प्रॉपर क्या होता है बताते हैं। जनरल प्रॉपर का मैंने बता दिया। जनरल प्रॉपर इज द एक ऐसा सब्सिडी बुक के एडिशनली हम लोग जब जो भी एंट्री बचा रहता है उसको जहां पर ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं क्या? जनरल प्रॉपर। ठीक है। जनरल प्रॉपर में क्या क्या ट्रांसफर होता है सर? 8 चीज। कितना चीज बताइए? 8 चीज ट्रांसफर होता है। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और
क्रेडिट परचेस ऑफ स्टेशनरी। आप बस देखो, यदि आप रिवीजन लेक्चर को अच्छे तरीके से देख रहे हो ना, यदि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम तक देख लो, बस खाली देख लो, आपको याद रहेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, एमसीक्यू आपका क्लिक करेगा, गारंटी है। ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। ठीक है, एक बार पहली बार में पूरा का पूरा वन में देखो, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा फास्ट कर देना, 1.5 पे कर दो, फिर टू में कर देना। मान लीजिए आपका एग्जाम, आप रास्ते में जा रहे हो तो टू में करके सुन लो, बट सुन लो, सुनने से आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री एक प्राइमरी बुक है। कौन सा बुक है बताओ? जिसे कि जनरल, सॉरी, जनरल एंट्री जैसे प्राइमरी बुक है, वैसे ही जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो अ प्राइमरी बुक। ये भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग समझते हैं ओपनिंग एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता है, क्रेडिट परचेज। आइए एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री आपको क्या होता है मैं बता दूं। आपका ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री ऐसा होता है, पहले बता दूं, ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। मैं बताता हूं, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आप जाइए अकाउंटिंग इक्वेशन को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 1 का यूनिट नंबर पार्ट नंबर 4 में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया है कि अकाउंट्स पूरा का पूरा एक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? क्या क्या डिपेंडेंट है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसी का जब हम लोग एंट्री पास करते हैं ना, इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। हम लोग जब शुरुआती समय में, मतलब ईयर जब जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 जनवरी, या फिर समझ लो फाइनेंशियल आप कर रहे हो तो आप 1 अप्रैल, जैसे ही अपना साल चालू होता है ना, तो साल चालू होने के पहले दिन हम लोग ये एंट्री पास करते हैं कि हमारे पहले दिन में हमारे पास कितने का संपत्ति है, उसमें कितना पूंजी लगा हुआ और कितना अपना कर्जा उठाया हुआ, इसका एडजस्टमेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? ओपनिंग एंट्री। तो एंट्री क्या होता है? क्योंकि एसेट्स आपका डेबिट होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। लाइबिलिटी क्या होता है? कैपिटल भी एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होता है सर? ओपनिंग एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री का मतलब ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट डेबिट, सॉरी, ए अकाउंट डेबिट टू सी टू एल, अकाउंट डेबिट टू सी एंड टू एल। ए का मतलब होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लायबिलिटी, टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड लायबिलिटी, टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लायबिलिटी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपका ध्यान है। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लायबिलिटी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, आइए जब हम लोग देखो, देखो 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 क्या लिखा। ओपनिंग एंट्रीज आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, एंड टू ओपन द बुक्स बाय द रिकॉर्डिंग द एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। अपने बैलेंस शीट से जब हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए पहला जो एंट्री पास करते हैं, उस पहले एंट्री को बोलते हैं क्या? ओपनिंग एंट्रीज। नाउ व्हाट इज क्लोजिंग एंट्रीज? वैसे ही ईयर के एंड में जो अकाउंटेंसी का रिकॉर्डिंग किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग के एकदम एंड में, फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो हम लोग अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। जैसे कि मान लीजिए क्लोजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, मतलब बेसिकली देखा होगा, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करना होता है। इस ट्रांसफर करने की एंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग एंट्री। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं हम लोग? ईयर के एंड में सबका अलग अलग इंडिविजुअल लेजर बना हुआ है, सबके लेजर को हम लोग क्या करते हैं, सबके लेजर का जो बैलेंस होता है उसको एक फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उस फाइनल अकाउंट को ट्रेडिंग पीएल बोलते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्रीज। अभी के लिए खाली आप समझ लो इतना के लिए कि क्लोजिंग एंट्री क्या होता है। क्लोजिंग एंट्री वो एंट्री होता है जो कि ईयर के एंड में बनाया जाता है अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, नाउ ये आपका दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है तो एक बार जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मैं लिखा दिया, ये सब चीज पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। क्लासेस में मैंने एक एक चीज के एक एक जनरल एंट्री कैसे बना है, कैसे नहीं बना, ये सारा का सारा डिस्कशन किए थे। इवन इवन इसके अंदर में जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे मैं नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, आइए आइए, तो ये हो गया अब होता है एडजस्टमेंट एंट्री। अभी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी का कोई पैसा बाकी है। अब देखिए, एक्सपेंसेस का एंट्री आपको पता है, मान लीजिए कोई खर्चा हो, जैसे मान लीजिए आपने स्टेशनरी खरीदा, तो एंट्री आपको पता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बट मान लीजिए स्टेशनरी आपका खरीदे आप, बट उधार में खरीदा, वो पैसा रह गया, या फिर किसी का सैलरी पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मान लीजिए सैलरी बाकी रह गया, तब एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो लिख नहीं सकते, क्योंकि पॉकेट से तो कैश गया नहीं, तो एंट्री क्या होगा? उसी को बोलते हैं क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। उधार बाकी का जब रिकॉर्डिंग करते हैं, उधार या फिर किसी को एडवांस दे दिए, इसका रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे कि देखो एक बार, ये मान लीजिए कुछ खर्चा बाकी, जिससे मैंने क्या बताया था, मैंने सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, सैलरी आपका बाकी रह गया। एक बात बताइए, इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली यदि पेमेंट कर दे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं,
यस सर, हाँ सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी रह गया है तो कैश तो लिख नहीं सकते सर, तो कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके सर, ओके सर। अच्छा, ये खर्चा मैंने मान लीजिए आपने एडवांस दे दिया, मान लीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश यदि आपको पेमेंट करते तो ये होता है रिकॉर्डिंग। यस सर। आपने क्या किया, किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, ज्यादा पेमेंट कर दिया, तब एंट्री क्या हो। तब आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 12 महीने की जगह पे 14 महीने का सैलरी पेमेंट कर दिया, तो 2 महीने का सैलरी आपको माइनस करना पड़ेगा। 2 महीने का सैलरी आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो आपको पता ही होगा कि जिसे मान लीजिए आपके डेबिट साइड में 14 महीने का सैलरी लिखा हुआ है, आपको 2 महीने का सैलरी को हटाना है। कैसे हटाओगे सर, कैसे हटाओगे बताओ। सर सैलरी को क्रेडिट कर देते हैं, हाँ सैलरी को मान लीजिए आपको 2 महीने का क्रेडिट कर दिए, जैसे आपने सैलरी को क्रेडिट कर दिया, ये ठीक हो गया है। हाँ सर, ये 12 का ये कितना हो गया सर, ये 2 यहाँ पे हटा है तो कितना बन गया, ये 12 बन गया ना। हाँ सर, अब ठीक है, हाँ ठीक है। बट डेबिट साइड में तो जगह खाली रह गया सर, डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा प्रीपेड सैलरी। एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए, कई सारे कोचिंग सेंटर में ऐसा देखा गया है कि आप लोगों को जनरल एंट्री बताया बताया गया एकदम सिंपल सिंपल वे में, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सब चीज सबको पता होगा, बट यदि बाकी रह गया तो एंट्री नहीं बता सकता। कोई चीज बाकी रहेगा, कोई सैलरी बाकी रह गया, तो एंट्री आप बच्चे को आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पढ़ा क्या है कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। वैसे नहीं पढ़ा जाता भाई, लॉजिक के साथ पढ़ो। मैंने ऑलरेडी ये आपको समझ में आ गया कि उधार में सामान, ये याद रखना है, जो मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे ही मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, ये सब वैसे आपका इनकम के बारे में दिया हुआ है, एक बार के लिए रीड जरूर कर लेना। ठीक है, आपके पास ये नोट्स है, नोट्स नहीं होगा तो मेरे को व्हाट्सअप करो। ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, जब हम लोग एक खाते से दूसरे खाते में जब ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं क्या, ट्रांसफर एंट्री। समझिए, ट्रांसफर एंट्रीज आर पोस्टेड इन जनरल प्रॉपर फॉर द ट्रांसफरिंग एन आइटम इंटरनिंग वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट जब ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री आपको पता है, आपके सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर एकदम लास्ट जो है वो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। मैं आप उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां पे एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी के लिए यहाँ पे इग्नोर मार सकते हैं। अब जब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उधार में यदि आप सामान खरीदते हो यदि उधार में, ध्यान रखना वो तो जाएगा सब्सिडीज बुक, बट ये आपने एसेट्स खरीदा तो फिर कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर्टी। बस खाली इतना ध्यान रखना, वैसे ही। ठीक है, आइए अब यहाँ पे एमसीक्यू कुछ है जो हम लोग आप लोगों के लिए दिए हैं, वो एमसीक्यू को फटाफट से सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर मेड इन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आंसर इज जनरल प्रॉपर में। एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगेन जनरल प्रॉपर में। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ स्पेशल जनरल्स, स्पेशल जनरल का मतलब समझते हो, जो मैंने अकाउंट जब हम लोग बैच, जब हम लोग ये वाला क्लासेस चालू किए थे, तो आपको मैंने बताया था ना कि आप क्या कर रहे हो, ये सब अकाउंट्स खोल रहे हो, ये सब अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं। बोल रहा है कि यदि ये अकाउंट बहुत डिटेल में, और जैसे यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, वैसे आपको 6 7 8 9 10 12 13 14 यदि आपने अकाउंट्स अलग अलग खोल दिया तो क्या होगा। तो सोचो एक बार, जितना ज्यादा आपका सब्सिडीज बुक खोलोगे, जितना ज्यादा, क्या बोला है, इफ, देखो, इफ द नंबर ऑफ स्पेशल जनरल्स आर इंक्रीज, मान लीजिए आपने अकाउंट ज्यादा खोल दिया, तो जनरल प्रॉपर में ट्रांजेक्शन कितना होगा सर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पहले 5 था तो अभी हम लोग जैसे मान लो कुल मिला के 12 ट्रांजेक्शन, आपने 5 सब्सिडी बुक खोला है, तो आपको 7 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जनरल प्रॉपर में। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा, सही बोले आप। अब मान लीजिए आपने इस 7 को बढ़ा के 5, ये 5 को बढ़ा के 7 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये घट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही आप इसको बढ़ाते हो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर होगा विल डिक्रीज। समझ गए क्या, यस सर। आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्लोजिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगेन जनरल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में। समझ रहे हो वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एमसीक्यू आपका पूछ सकता है इसके ऊपर। हाँ, देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, जनरल प्रॉपर में। वैसे क्रेडिट फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर इज बुक, कौन सा बुक है सर, प्राइमरी। खत्म हो गया, 8 मैंने आपको एमसीक्यू दिया है, उस 8 एमसीक्यू में एक या फिर 2 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप गारंटी लेके चल सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं और भी बता दूं, आपको ओपनिंग एंट्री जरूर से पढ़ लेना चाहिए, वैसे ही आपका एडजस्टमेंट एंट्री भी पढ़ लेना चाहिए। क्लोजिंग एंट्री एक समय के लिए आप छोड़ सकते हो, बट ओपनिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री तो ऑलरेडी अलग से एक चैप्टर ही है, तो ये दोनों एंट्री जरूर से आप कोशिश करो, पढ़ के जाओ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना आपके अपने बुक में, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, और खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। और एक क्वेश्चन ऑफ 5, ये मैंने तीन तीन क्वेश्चन मैंने आपको लिए इंपॉर्टेंट के, 3 4 और 5, इतना पढ़ के जाओ, आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिकल भी इसी में से आ जाएगा। चलो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।